इन दिनों छत्तीसगढ़ में एक खास बात हो रही है कि लगातार सभी के घरों पे छापा पड़ रहे हैं और छापा पड़ने की कार्रवाई ये हो रही है कि आप अचानक से चौंक जाएंगे कि अरे यार इनके यहाँ भी छापा पड़ गया क्या। जैसे बीते दिनों कई आईपीएस अधिकारियों के घर पे पड़ गए और तमाम धन्ना सेठों के यहाँ पड़ रहे हैं, बहुत सारे पुराने समय में जो दिग्गज अधिकारी रहे उनके घरों पे पड़ रहे हैं। लेकिन एक छापा सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, वो इसलिए कि हर कोई बोला कि अरे यार इनके घर में कैसे छापा पड़ गया, इनके यहाँ मिला ही क्या होगा। तो मुझे लगा कि उस सवाल का जवाब लेना चाहिए। हालांकि हम डबल फ्रेम पे हैं, आपने हमारे दूसरे जो मेहमान उनको देख लिया तो समझ ही गए होंगे हम किस पे बातचीत कर रहे हैं। तो हम मनीष कुंजाम जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मनीष भैया, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। धन्यवाद, नमस्कार। ये बताएं कि आपके घर में छापा पड़ गया, उस दिन मैं देख रहा था कि आपके यहाँ ईओडब्ल्यू और तमाम सारे जो एजेंसियां हैं कुछ पहुंची हुई थी, और क्या था वो छापा, उद्देश्य क्या था, क्या कुछ मिला आपके यहाँ से, क्या दबा के रखे थे आप इतने दिन तक घर में? चलिए, आपसे बात करने के लिए एक तो धन्यवाद, और आपके जो बस्तर टॉकीज देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार कहता हूँ। और इस बातचीत के माध्यम से जो आपके सवाल है उसका जवाब इस तरह से है कि ये जो छापे हमारे घर में पड़े हैं उसके पीछे कारण बताया गया कि 2021-22 का जो बोनस की राशि है जो सीधे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों को मिलना था, वो पैसों का बंदरमाट किया गया और ये पैसे निकाल लिए गए थे 2024 के मई महीने के पहले तक या मई महीने तक, और तब तक हमें कुछ पता नहीं लगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों ने ही जानकारी दी कि इतना पैसा बोनस के रूप में आया और एक पैसा संग्राहकों को नहीं मिला। इतना मतलब कितना पैसा? 6 करोड़ 54 लाख रुपए से ऊपर की रकम है। अच्छा। ये पैसे बटे नहीं हैं और ये सब निकाल के खा लिया गया, ख़त्म कर लिया गया। और इसकी शिकायत आप ही कर सकते हो और जांच आप ही करा सकते हो, और ये आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। तो वन विभाग वालों ने आपको बताया, मतलब किसी सोर्स ने? आप बिल्कुल। उसके बाद हमने 8 जनवरी को लिखित में कलेक्टर को कंप्लेंट किया कि ये देखिए आदिवासियों का खून पसीने का पैसा है और इस पैसे को ढका लिया गया, हड़प लिया गया और इसकी जांच जरूरी है। और हमने ये उस शिकायत पत्र में ये भी लिखा कि करीब 3 करोड़ 61 लाख रुपए से ऊपर की रकम नगद बांटने की बात कही जा रही है। ये जो डीएफओ जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जिले में वनोपज समितियों के, उसके द्वारा जो पत्र बनाया गया तो पत्र उसमें ये बताया गया है, और बाकी जो रकम है वो ऑनलाइन भेजा गया खाते में, ऐसा बताया गया। तो हमने कुछ चेक करने के बाद बताया कि ये पैसे भी जांच के दायरे में है, यानी कुल 6 करोड़ 54 लाख रुपए से ऊपर की जो रकम है ये सब जांच के दायरे में है और इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये आपने शिकायत? हमने शिकायत किया 8 जनवरी को कलेक्टर को। अच्छा। और उसके बाद हमने प्रेस से बातचीत की। आजकल सोशल मीडिया का जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये सब लोगों ने दिखाया और प्रिंट मीडिया ने भी छापा। कलेक्टर ने जांच टीम बनाई और वन विभाग ने स्वतः संज्ञान लेकर के उन्होंने भी टीम बनाई और जांच के अंदर ये मालूम हुआ मैंने जांच में क्या लिखा ये पता नहीं, लेकिन अंदर की जानकारी ये है कि करीब 3 करोड़ से ऊपर की रकम प्रबंधकों ने मिल करके डीएफओ को दिया और इस तरीके का शायद होगा तभी डीएफओ को सस्पेंड कर दिया गया। ये जो पटेल था अशोक पटेल को जी, हाँ। ये हमारे कंप्लेंट पर सस्पेंड किया गया। फिर हम लोगों ने 10 मार्च को फिर कलेक्टर को कंप्लेंट करते हैं और वो भी धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से कि डीएफओ के सस्पेंशन से हितग्राहियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है और हितग्राहियों को पैसा मिलना चाहिए जो उनके हक का पैसा है, उनका खून पसीने का पैसा है, मेहनत का पैसा है।
डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई करना है, आप विभागीय कार्रवाई करिए, जो भी कार्रवाई करिए, लेकिन पैसा हितग्राहियों को मिले ये सुनिश्चित किया जाए। और इसमें जो भी छोटे कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग ने फिर लिख के दिया। फिर अभी पता लगता है कि उन पैसों की हेराफेरी में हमें भी दायरे में लाया गया, शंका के दायरे में लाया गया, और छापे पड़ते हैं। और फिर उस छापे में फिर हमारे घर में क्या ही मिलेगा? क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 1000-2000 कुछ तो पाए होंगे ना। इतना मेहनत की। ये बात सही है कि सुकमा घर में 72,000 रुपये मिले, और वो भी 5-6 महीना हो रहा है, 4-5 महीना। पिछले नवंबर या दिसंबर में मेरी एक पुरानी गाड़ी थी, उसको बेचे थे, वो बिक्रीनामा में सब है। उसमें कुछ पैसे, घर चूँकि नया घर है, 1.5 साल पहले बना हुआ, तो उसमें कुछ काम वाम बचा था, कुछ उसमें लगा पैसे, और 72,000 रुपये जो खर्च नहीं हुए थे वही पैसे थे। और यूँ भी मेरी जो मिसेज है वो शिक्षिका है, लेक्चरर रैंक की है, तो उनको भी लगभग 1-8 लाख रुपए सैलरी मिलता ही है। तो यूँ भी कहे कि 72,000 रुपया घर में तो सामान्य रूप से रह ही सकता है। ठीक बात। पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपका विधायक पेंशन भी है, होगा। मेरी मैडम इनकम टैक्स पे ही है, तो ये कोई बात ही नहीं है। तो इतनी रकम है, बाकी कुछ भी बरामद नहीं हुआ, वो भी बरामद नहीं हुआ, केवल शो किया गया। और हाँ, जो जब्ती किया गया वो मेरा एक मोबाइल वहाँ से जब्ती हुआ। फिर पुराना घर जो छोड़ दिए थे हम लोग, उस घर में भी छापे पड़े, वो तो ऐसे ही खाली है, उसमें कुछ रहने का सवाल नहीं। तो रामाराम के घर में भी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बस चूँकि एसीबी की टीम आई थी तो कुछ तो बता के जाएंगे। इसके लिए ट्रैक्टर, स्कूटी, हमारे जो स्कॉर्पियो गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ, इसको ट्रैक्टर और वो स्कॉर्पियो, दोनों स्टेट बैंक के लोन पर है। अभी भी लोन पर, अभी भी लोन पर है। दोनों आप ही की? दोनों मेरी नहीं, एक मेरी मिसेज के नाम से ट्रैक्टर है, अभी बैंक कर्जे पर है। एक स्कूटी 3-1 साल पुरानी है, और घर जो 15 साल पहले बना हुआ उसका मूल्य आंका गया। ये सब गाड़ियों का मूल्य आंका गया। ये 15 साल पुराना रामाराम वाला घर? रामाराम वाला घर, जो जहाँ जिसमें मैं रहता हूँ। बाकी पुराना घर है जो पैतृक घर है, वो है बगल में, साथ में ही है। तो ये है। बाकी टेबल कुर्सी, हमारे यहाँ सोफा है ही नहीं है, पलंग भी नहीं है, छोटा दीवान है और वही सब लिखा गया। बहुत पुरानी अलमारी एक है, एक नई अलमारी करीब 6-1 महीना हो गया उसको लाया हुआ, वो अलमारी, और कूलर, फ्रिज, इसी का मोटा मोटी। एसी नहीं था? हाँ एसी है, एसी भी है, कूलर फ्रिज। हाँ एसी भी है। उसी का सब कीमत लगा के 25,000 रुपये का शो किए, 25 लाख रुपए का। अच्छा, 25 लाख रुपए का शो किए। और जब्ती के नाम से वहाँ एक मेरा मोबाइल, जो यूट्यूब देखता हूँ आप लोगों का सारा बस्तर टाकीज वगैरह वगैरह सब तो वो वाली मोबाइल जब्त किया गया। और मैं डेली डायरी हर दिन सोने के पहले लिखता हूँ, वो डायरी जो 3 टो थे वो जब्त हुआ। और एक चौथा डायरी है जो हम लोग बस्तरिया राज मोर्चे का गठन कर रहे थे, उस समय जो लोग हमारे जो वक्ता थे अलग अलग संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, उन लोगों ने क्या क्या कहा, वो लिखा वाला एक छोटा सा डायरी है, वो जब्त किया गया। उससे क्या ही मिलेगा, लेके जाइए, उसमें क्या है, आपकी मर्जी है, जो जब्त करिए वो करके गए। बस उस घर से एक मोबाइल और 4 डायरी, ये जब्ती है। और बाकी कोई जब्ती लायक था ही नहीं, तो क्या ही लेके जाएंगे, बस यही कहानी है। ये सब। अच्छा भैया, ये बताएंगे कि आपने शिकायत किया कलेक्ट्रेट से, कलेक्टर से, जांच हुई, जो डीएफओ थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, तो आपके जांच शिकायत के बाद हुई कार्रवाई? हाँ, शिकायत के बाद। तेंदुपत्ता सुकमा के इलाका में हमेशा बोलता हूँ, सरकारें तो खुद बोलती हैं, सरकार बोलती है कि हरा सोना है और यही आदिवासियों का जीवन बदल सकता है। मैं बोलता हूँ कि तेंदुपत्ता में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि अगर ये हरा सोना है, इसको अगर तोड़ने वाला आदिवासी है तो आज तक वो लखपति हो क्यों नहीं पाया? ये मेरे मन में हमेशा से सवाल रहा। तो मुझे लगता है इसका ये जवाब रहा है कि ऐसे ही जब उनको पैसे देने की बारी आती है तो इस तरह से उस पर बंदर बाट होता है क्या, हमेशा से ही कि इसी बार हुआ है? नहीं,
ये जो सिलसिला है ये जुड़ूम के थोड़ा पहले से और जुड़ूम के से लेकर अब तक ये होता रहा है दक्षिण और पश्चिम बस्तर के इलाकों में। और इसमें बहुत सारे भागीदार हैं। अब कहने का कोई अर्थ नहीं है, पर उसमें नेता भी है, अधिकारी है। नहीं, कहने का अर्थ क्यों नहीं? कहने का अर्थ कहने का अर्थ ये है कि इसमें माओवादियों का भी कहीं ना कहीं संरक्षण था। हाँ, और उनके आड़ में ये सब चीज हो रहा था। उन्हें भी कुछ मिलता रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल, लेवी वसूली के नाम से। तो ये सब है, क्योंकि ये माओवाद के आड़ में ये सब हो रहा था, क्योंकि उन इलाकों में कोई जाता ही नहीं था। कोई जाते नहीं, ना अधिकारी जाते थे, ना नेता जाते थे, ठेकेदार जाते थे। ठेकेदार जाते थे। पत्रकार भी अमूमन ये सब जांच कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते। वो तो कभी नहीं आता, मेरे तो आज तक समझ में नहीं, बिल्कुल। कभी उन इलाकों में जाते थे तो नक्सलियों को कवर करने जाते थे। ठीक बात। और ये सब मुद्दा तो था ही नहीं, होता ही नहीं था। तो ये सब चीज बहुत पहले से ही चला रहा था। और चूंकि सब एकदम खा पी के बिल्कुल आदतन आदी हो चुके थे और उनको कोई डर ही नहीं था। तो जब ये सब थोड़ा थोड़ा जब एरिया क्लियर हो रहा है, थोड़ा मुक्त टाइप हो रहा है, फ्री हो रहा है, तब भी ये लोग खाने का साहस किए और दिख गया है। तो दिख गया। हाँ भाई, अब तो माओवाद पीछे है वहां उस इलाके में। जी। अब जागरूक। हाँ। कैसे खाते होंगे? पैसा आता कैसे? प्रोसेस बहुत थोड़ा आसान भाषा में, क्योंकि मेरे समझ में अच्छा, ये जो बोनस के रकम इस तरीके से आता है, जैसे कोई समिति, अब जैसे सरकार ने एमएसपी तैयार किया, यानी एमएसपी जो डिक्लेयर किया, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई तो एक गड्डी का 5 रुपया 50 पैसा, मतलब 1000 गड्डी का 5500 रुपया। और उससे पहले जो भूपेश यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने 4 रुपया का प्रति गड्डी का समर्थन मूल्य, वो भी शायद 2500 से बढ़ा के किया था उन्होंने। हाँ, 2500 से बढ़ा के किया था। तो अभी जैसे ये 5 रुपया 50 पैसा या 5500 रुपये का जो समर्थन मूल्य पर मानक बोरा, तो जब टेंडर होता है किसी पर्टिकुलर, ये तो पूरे स्टेट के लिए जी, किसी समिति में जब टेंडर होता है, समिति का टेंडर उठाया जाता है, तो ठेकेदार फिर भरता है टेंडर रेट। और मान लो 7 रुपया, मतलब 7000 रुपये में वो टेंडर में चला जाता है। तो जो बीज का जो रकम है 1500 रुपया या पर गड्डी 1.5 रुपया, तो ये जो रकम है ये बाद में ठेकेदार पूरा पत्ता बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसको फिर फेडरेशन में जमा करता है। अच्छा। और वो 1.5, अब चूंकि समर्थन मूल्य तो पहले दे चुका होता है, जो 1.5 रुपया जो अंतर बचता है उसमें से फेडरेशन वाले, समिति वाले अपना जो भी कागज पत्री का खर्चा वर्चा, गाड़ी घोड़ा का रख लेते हैं। जो पैसा बचता है वो पैसा फिर बोनस के रूप में हितग्राही को लौटाया जाता है। अच्छा। ये है घपले की रकम। अभी वो जो कथित रूप से जो चर्चा वाला, तो ये जो मतलब जो सरकार ने रेट तय किया उसके ऊपर जो ठेकेदारों ने लिया, वो बचत की रकम वो 6,52,00,000 रुपए लगभग थी। जी, जो बटना चाहिए था उन आदिवासियों को जिनका पेशाब सूख जाता है पत्ता। बिल्कुल उन तक नहीं पहुंचा। तो बात जो आपने कहा कि इसका जो पहले एक सवाल किए थे कि ये पैसा सही में क्या तेंदुपत्ता जितना मेहनत से तोड़ते हैं उनको क्या वाजिब मूल्य मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें गहरा जांच पड़ताल की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, तेंदुपत्ता दुनिया में कहीं नहीं होता और तेंदुपत्ता जहाँ है वो भी हिंदुस्तान में होता है और वो भी ट्राइबल एरिया में होता है। और आपको सबको मालूम है कि धीरे धीरे जो तेंदुपत्ता का जो जंगल है वो कम होता जा रहा है। हालांकि ठीक है, बीड़ी पीने वालों की संख्या भी कम हो रही होगी, लेकिन एक ये भी एक परसेप्शन है, धारणा है कि सिगरेट जैसा पिएंगे तो वो ज़्यादा आपको कलेजों को, फेफड़े को नुकसान करेगा। और ये चूंकि तेंदुपत्ता है, जैविक चीज़ है, इसके माध्यम से अगर हम बीड़ी पीते हैं तो वो जरा कम असर करेगा। हालांकि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं इसके माध्यम से, सिर्फ बता रहे हैं अंतर क्या है। जी।
तो ये ना हो कि कल आप सिगरेट पीते हैं तो छोड़ के बीड़ी पीने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल 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 छोड़ दें। हम तो खुद भी नशा पान इस तरीके का बीड़ी सिगरेट कभी बचपन से हम आदी नहीं रहे, कभी पिए भी नहीं। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल तंबाकू और इस तरीके की नशीली चीज़ों से दूर रहें। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक लोगों के अंदर धारणा है कि इससे पीने से नुकसान कम होगा, तो ऐसे लोगों की भी संख्या काफ़ी है। तो इसलिए बीड़ी पत्ता का जो व्यापार है ये केवल हमारे देश में ही नहीं, ये जो भारतीय प्रायद्वीप जिसको हम बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं जिसको सार्क देश कह सकते हैं, वहाँ तो ये निर्यात होता ही होता है। अफ्रीका में होता है, अमेरिका में होता है, ये जो अपना पूर्वी एशिया के देशों में होता है। तेंदुपत्ता हमारे देश से जाता है बीड़ी के लिए जी, खाड़ी देशों में जाता है और सब जगह जाता है। कितनी मात्रा में जाता है वो अलग चीज है, पर जाता है, यहाँ से जाता है। ये तथ्यात्मक ये चीज। तो अभी तक उस हिसाब से देखने से कि तेंदुपत्ता जो निर्यात होता है और हमारे यहाँ पैदा होता है और उसका वाजिब रेट हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, और ये जांच का विषय है। एक ठेकेदार जब उसको लाभ होता है तो पहले 2 महीने का ये सब काम है, 2 महीना काम करके वो साल भर मजे से वो जिंदगी गुजारता है। बिल्कुल। तो अब असल बात यह है कि फायदा किसको मिल रहा है? ठेकेदार को, नेताओं को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, पत्रकारों को भी। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं बता देखना। तो बात यह है कि एक्चुअली जो तेंदुपत्ता जो तोड़ने वाले हैं उनको इसका लाभ आज तक सही रूप में नहीं मिला। मैंने वही कहा ना कि अगर ये हरा सोना है तो इसको तोड़ने वाले आदिवासी लखपति हो क्यों नहीं पाया आज तक? इसी कारण से। मुझे ठेकेदार ने बताया था एक बार जी कि ये तो आपने बताया कि नकदी वितरण था तो उसमें भी खेल हो गया 3.5 करोड़ का। एक ठेकेदार ने बहुत अच्छी कहानी बताई थी बीजापुर की, तो हालांकि मैं उस पर जांच नहीं कर पाया तो मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि ये पुष्टि वाली कहानी, लेकिन उसने जो बताया थोड़ी सी रिलेटिव है, रिलेवेंट है। उसने बताया कि आदिवासियों को जब चेक में बोनस मिलता था तो बोला कि तिवारी जी आप विश्वास करें को चेक फाड़ देते थे। मैं बोला चेक क्यों फाड़ देंगे? तो उसने बताया चेक इसलिए फाड़ देते थे क्योंकि वो चेक लेके आते थे बीजापुर। उस समय बीजापुर में स्टेट बैंक काफ़ी छोटा हुआ करता था, फंड भी कम हुआ करता था। तो जब पूरे गांव वाले आते थे लाइन से तो स्टेट बैंक वाले तेंदुपत्ता बोनस के जो चेक हैं वो अलग रखते जाते थे, क्योंकि उनको शहरी जो उनके ग्राहक है, नियमित ग्राहकों को भी देखना है, इकट्ठा करके जब उनके लिए ठीक ठाक चेक हो जाता था तब उनको वितरण करते थे। तब तक वो जो गांव वाले हैं वो अपने घर से बर्तन चावल राशन लेके आते थे, क्योंकि वो चेक लेके जा रहे हैं, उनको पता है एक दिन में काम नहीं होना। वो दिन भर पैदल चल के बैंक आते थे, उसका चेक जमा करते थे, फिर इंतजार करते थे, और उनको कोई बताने वाला नहीं क्योंकि हिंदी नहीं आती, तो गोंडी में जैसे तैसे हो जा रहे ट्रांजेक्शन। तो उनको पूरी रात रुके, अगले दिन अगर संभवतः ठीक ठाक चेक इकट्ठा हो गया तो फिर बैंक वाले उतना फंड मंगाते थे क्योंकि कैश भी लाना है। तब उनका कैश जब उनको दिया जाता था, जब वे वापस लौटते थे तो उनके साथ में जो फोर्स जो लगी हुई है अंदरूनी इलाकों में वो पूछताछ करती है कहाँ से आया, कौन हो, क्या है। जांच में अगर कई दफ़े ऐसा होता रहा कि पैसा मिल गया तो किसका पैसा है, तो तुम इतना पैसा लेके कहाँ से आ गए, ये माओवादियों का पैसा है। तो कई बार उनके ऊपर मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे ठेकेदार ने बताया कि उनके साथ मारपीट तक होती रही कि ये पैसे तुम कहाँ से ला रहे हो, माओवादियों का पैसा है। तो कई ग्रामीण ये सोचते थे कि ये पैसा नहीं आफत है, क्योंकि एक तो पूरा 2 से 3 दिन इसमें बर्बाद हो जाएगा और पैसा ले भी लेंगे तो इसमें फिर हो सकता है जांच पर रखो कि माओवादियों का मारपीट भी हो, तो उससे अच्छा इसको लेनी मत जाओ, इसको पहले ही फाड़ दो, फेंक दो, चाहिए ही नहीं, ये बिल्कुल हकीकत कहानी है। ठेकेदार ने मुझे बताया था, बिल्कुल हकीकत कहानी है। अभी भी इस तरीके का कोई पैसा जब लेने के लिए जाते हैं तो गांव के लोग लाइन लगाए रहते हैं, जबकि अभी बैंकों की कई शाखाएं हैं जी खुल गई हैं गांव में भी, तो भी अभी भी लाइन पर रहते हैं। और पहले तो ये स्थिति थी कि लोग रात को 8-8 बजे तक रहते थे, नहीं मिलता था फिर चले जाते थे, फिर आते थे फिर चले जाते थे, पैसा मिलता ही नहीं था। 1000 रुपया लेने के लिए उनको कई बार आना जाना करना पड़ता था, उसमें आने जाने में ही उससे ज्यादा खर्चे हो जाते थे। तो इसलिए ये कठिनाई है बैंकों का मामला। अब ठीक है कि अभी कई शाखाएं खुल गई तो पहले जैसा स्थितियां तो कम हो गई, बावजूद है अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक भैया, ये बोल रहा हूँ कि आपने ये मुद्दा अभी उठाया, तो
आपको ऐसा लगता है कि आपने ये मुद्दा उठाया इसलिए आपके घर में छापेमारी हुई? मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये जो 6 करोड़ 54 लाख रुपए से ऊपर की जो रकम है, इतनी बड़ी रकम को इधर उधर करने का हिम्मत डीएफओ अकेले स्तर पर तो नहीं ले सकता है। तो मतलब और ऊपर तक? हाँ, ये कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए जो ऊपर के मंत्री स्तर के लोगों का साथ के बिना ये पैसे ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए उनसे उनको बचाने के लिए भी ये छापे है। और देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उनकी सरकार है, ये गारंटी जो मोदी की गारंटी में से एक है। बिल्कुल। तो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन में थोड़ा सा भी खरोच लगेगा तो जो चाल में दिक्कत आ जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त डबल इंजन की सरकारों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये जो मसला है, ये कहीं किसी मंत्री कहीं लिप्त है, सरकार का कोई नुमाइंदा इसमें लिप्त है, ये ना हो, उस तरफ संकेत ही ना जाए, उस पर जांच इंगित ना हो, इसलिए भी ये छापे हम जैसे लोगों पर डाल के, छोटे छोटे वन कर्मचारियों पर छापे डाल के इस मसले को गोलमोल करके खत्म करने के लिए ये एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा है। मतलब ये जो आंच है सिर्फ प्यादे और सामने के कुछ ऊंट घोड़ों पर आई, वजीर तक जा ही नहीं पा रही। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। एकदम ऐसा ही है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वन विभाग के मातहत वनोपज समितियां हैं और हमारे बस्तर के ही मंत्री हैं, प्रभारी भी है, इमीडिएट मंत्री है। हाँ। तो जो प्रभारी मंत्री है, वन विभाग का ऊपर से मंत्री है, और उनके अंदर ये घोटाले हो रहे हैं। कौन है वन मंत्री? भी आप नाम नहीं ले रहे? अच्छा, अब मैं तो दर्शक बोलेंगे नाम नहीं ले रहे इसके पीछे। मैं ज्ञानवर्धन का देता हूँ। हाँ। तो वो हमारे यहाँ आदरणीय केदार कश्यप जी हैं, वो वन मंत्री हैं और हमारे सुकमा जिले का प्रभारी मंत्री हैं। तो इतनी बड़ी रकम इधर उधर हो रहा है, तो उनके संरक्षण के बिना कैसे संभव है? आप सहज रूप से भी बोलिए। और दूसरा ये है कि आजकल बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, वो कांग्रेस राज में 5 वर्ष में जो वसूली के लिए बहुत महारत हासिल था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आज ये लोग थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ करके हैं। तो उनके जो कार्यकर्ता है, ये लोग इतनी बड़ी रकम इधर उधर हो रहा था, उन लोग क्या वसूली नहीं किए डीएफओ या प्रबंधकों से? किए होंगे ना। तो उनके यहाँ भी तो छापे पड़ना चाहिए। सुकमा में छापे पड़ रहे हैं तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर, नेता पर भी तो पड़ना चाहिए ना। नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना। हाँ, अब सवाल यह है कि सत्ता पार्टी और सत्ता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व के बिना ये पैसों का बंदरबाट कैसे हो सकता है? ये सहज स्वाभाविक आपको सवाल है। ठीक बात। तो अब उनके यहाँ भी नहीं पड़ेगा, ये छोटे मोटे लोगों पर, विपक्ष का, क्योंकि मैंने सवाल उठाया, अरे अच्छा ये सवाल उठाने वाला है, चलो इसी को दबाओ। कांग्रेस क्यों नहीं उठाई इस सवाल को? अब वही जाने, उन्हीं से सवाल कर लेना अच्छा रहेगा रानू, मैं समझता हूं इसका जवाब वही लोग समुचित रूप से। क्या लग रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है बोनस का, ये अभी बीते 2-4 साल से हुआ या इसके बहुत पहले से चलता आ रहा है? ये सिलसिला काफी पहले से ही बोनस के रकमों पर अफरा तफरी या हेरफेर करने का, हड़पने का, ये सिलसिला काफी लंबा है। तो ये मुद्दा आपने पहले क्यों नहीं उठाया? अब पहले इसलिए भी कि हम लोग खुद ही नहीं जा पाते थे, लोगों से मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि जाना ही संभव नहीं था कोंटा बीजापुर के उन इलाकों में। नहीं, लेकिन आप तो जा सकते थे, आप तो सीपीआई से जुड़े हैं, आप तो वो नेता हैं जो सिलगेर से पदयात्रा कर ली। नहीं, वो ठीक है, जब सिलगेर से पदयात्रा किए तो परिस्थितियां बदली थी, तब तो ठीक था, पर तब तक तो, लेकिन उसके पहले मतलब उससे पहले तो हम लोग, कलेक्टर का अपहरण जब हुआ तो दवाई लेके आप गए थे। रानू ऐसा है, अब दवाई पहुंचाने का एक ही था कि दवाई पहुंचाना है, तब तो इधर उधर देख ही नहीं रहे थे कहाँ क्या है। अपने को तो केवल है कि हाँ दवाई पहुंचाना है, और उसके सिवा और क्या है, और कोई चिंता आप मान रहे हैं कि आप भी अंदर नहीं जा सकते थे पहले? नहीं, एकदम से सही है। अब हम अंदर जाते
तो माओवादी लोग भी पग पग पे थे, वो भी सवाल करते थे उनके जो लोग हैं। फिर सरकार में बैठे हुए लोग तो देख ही रहते कि अच्छा ये माओवादियों से मिलने जा रहा है, संदिग्ध हो जाता, हाँ संदिग्ध माओवादियों से मिलने जा रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ करने वाले। तो ये सब चीजें दोनों अच्छा, हर इसलिए तरह आप के अपने आप को दूर रखते थे। हैं। जी ठीक है, तो मतलब ये अभी का 6 करोड़ 52 लाख है, तो ये कब से चला आ रहा है? तो मतलब ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद जुड़ूम के थोड़ा पहले से और जुड़ूम से अब तक, तब से ऐसा भ्रष्टाचार, उसके पहले नहीं होता था? उससे पहले चूंकि थोड़ा सा उससे पहले ये है कि देखो ये भी आपको देखना है कि 1987-88 के आसपास तेंदुपत्ता का फिर राष्ट्रीयकरण हुआ, समितियां ली। उससे पहले पूरा जंगल खुला था, ठेकेदार लेते थे, तब तो ये सब कुछ नहीं था, समितियां नहीं था। राष्ट्रीयकरण किया तब समितियां आई 88 के बाद। 88 के बाद जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, चुनाव लड़े थे खरसिया में, तो खरसिया में जो क्या नाम है एक तेंदुपत्ता का बड़ा सेठ था, वो लड़े थे। तो उसके बाद उससे वो बदला लेने के लिए फिर तेंदुपत्ता से ठेकेदारों को हटाना है, शोषकों को हटाना है, इस नाम से फिर राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा, ये कहानी उसी बहाने आदिवासियों का कुछ हित हो गया। हाँ, तो सहकारी समितियां बनाई गई, बोली नहीं अब बिचौलियों को, लुटेरों को हटाना है, इसलिए समितियां लाएंगे। समितियां लाई गई और ये समितियां करती रही 2000 तक, सुनिए। और फिर उस बीच में बोनस आते रहे कहीं कहीं, लेकिन वो बट भी रहा था, ठीक है जो भी है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ इधर उधर होता था पर बट रहा था, देख रहे थे। तो फिर 2000 के बाद प्रदेश अलग हुआ, अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बीजापुर, कोंटा और इन इलाकों में फिर ठेकेदारी प्रथा चालू की। फिर धीरे धीरे सब जगह ठेकेदार हो गया। हाँ। तो ये है मसला, पूरा कहानी। आप 2 बार विधायक रहे जी, कब से कब तक? 1990 से 1998 तक जी। तो उस दौरान आपका नजर इस पे गया कि तेंदुपत्ता में जो बोनस आ रहा है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तब तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप विधायक। नहीं, उस समय बोनस तो बहुत ही कम आता ही नहीं था, क्योंकि इतना सब कुछ अवेयरनेस भी नहीं था। और हम लोग हाँ हर साल तेंदुपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि के लेकर के लड़ते रहे, लेकिन हाँ हमने ये मांग अवश्य की कि बस्तर में तेंदुपत्ता का रेट बढ़ना चाहिए, और हाँ पूरे प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में एक ही समान रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस्तर का जो तेंदुपत्ता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाकी जगह के तेंदुपत्ता में और यहाँ के पत्तों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ का पत्ता छोटा भी है, बड़ा भी होता है, उससे बीड़ी ज़्यादा भी बनता है, बाकी जगह का पत्ता में 1 या 2 बीड़ी बनता है। तो हमारे यहाँ के पत्तों में कम से कम 4-4 बीड़ी बन सकता है। तो जहाँ दो बीड़ी बनने वाला एक पत्ता होता है, उनका रेट, और जहाँ 4 या 5 बीड़ी बनता है उसका रेट बराबर क्यों? तो ये बनना चाहिए। ये बात मैंने दिग्विजय सिंह से, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग जो 5वीं अनुसूची में होता है, उसमें भी मैंने ये बात कही, और लिख करके भी मैंने दिया कि हमारे इलाके में ये रेट बढ़ना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ कोशिश की पर नहीं, कामयाब नहीं हुए। कोशिश किया, अच्छा, नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि आप दूसरे पार्टी के नेता की भी तारीफ कर रहे हैं, मतलब सीधे नहीं उनको टारगेट। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोशिश करी कि उन्होंने ये कहा कि नहीं ठीक है, बस्तर में जो खास करके बीजापुर, सुकमा और ये जो पश्चिम बस्तर के जो डिविजन्स हैं, वहाँ तेंदुपत्ता सचमुच अलग क्वालिटी का है, ज़्यादा मात्रा में आता है, और उनका पत्ता का रेट बढ़ना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जो समय जो जिला वनोपज समितियाँ होती थी, अभी भी है, तो उनके थ्रू वो प्रस्ताव भेजने के लिए भी उन्होंने कहा, पर ये नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ ऐसा होते होते फिर समय बीतता गया, फिर मैं एमएलए भी बन नहीं पाया। हाँ, 1998 के बाद, तो बात वही खत्म हो गई। भैया क्या लगता है कि क्या वाकई में तेंदुपत्ता आदिवासियों का जीवन या उनके जीवन स्तर को बढ़ा सकता है या ठीक कर सकता है? और कर सकता है तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है आप डरे तो नहीं है छापा पड़ने से? नहीं, आपने आवाज उठाया। मनीष कुंजाम कभी घपले में या ऐसे लंदपन में कभी रहा नहीं,
और वो हमेशा लोगों के हित में लड़ता रहा और शोषण के खिलाफ लड़ते रहे। तो अब ये जो छापे हैं, उस छापे में कुछ नहीं मिला, वो अपने आप में वो आपको साबित कर देता है कि हम इस मामले में और मामलों में भी हम निर्दोष हैं और बेदाग हैं। तो जब हम खुद ही ऐसे हैं तो हम इन छापों से क्यों डरेंगे? जो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, वो डरेगा, हम क्यों डरेंगे? हमें तो ये सब छापों ने हमें लड़ने के लिए और ज्यादा मजबूत किया और प्रेरित किया। हम लड़ेंगे तो आगे लड़ेंगे। आदिवासियों को लेकिन तैयार करना पड़ेगा कि उनको पता होना चाहिए कि जिस तेंदुपत्ता को वो तोड़ रहे हैं उसकी असल कीमत है क्या और उनको मिल क्या रहा है। नहीं, हम अभी तो ये जागरूकता, ये तो चैलेंज है हमारे लिए, और ये जागरूकता हम लोग ये अमूमन करते रहते हैं। ये पिछले इलेक्शन में भी हमारा ये मुद्दा है। हम आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अभी तेंदुपत्ता का थोड़ा सा सरलीकरण होना चाहिए और जो समितियों के शिकंजे से मुक्त होना चाहिए। अब इसमें ये होना चाहिए कि जो तेंदुपत्ता व्यापार को जानने वाले जो यहाँ के जैसे आप जैसे लोग हैं, स्टडी करिए, रिसर्च करिए, ऐसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके जो भी मार्केट रेट है, जो भी उस रेट से थोड़ा बहुत कम करके रेट निर्धारित करके गांव के अंदर खरीदना चाहिए। ये जो जकड़न है समितियों का, जिसमें सरकार अपना राजनीतिक फायदे के लिए तेंदुपत्ता का जो मंच से भाषण देते हैं खाली, हाँ, तेंदुपत्ता व्यापार का जो इस्तेमाल करती है तेंदुपत्ता। अभी जैसे जूता बांटेंगे, ये बोलेंगे कि हमने देखो रुपये 4 रुपये किया था, हम 5.5 रुपये किए, और बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, या मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक दोहन कर रहे हैं। इस दोहन से मुक्त होना चाहिए तेंदुपत्ता का। अच्छा, सिर्फ तेंदुपत्ता नहीं है, मैं देखता हूँ महुआ का क्या स्थिति है। मैं भी वहाँ पीड़िया की तरफ गया हुआ था, तो मैं महुआ में भी यही देखता हूँ कमोबेश। देखो रानू, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो महुआ है, टोरा है, इमली है, साल बीज है, इसमें इसको ये सब तेंदुपत्ता को अलग कर दिया जाए। ये तो राजनीतिक मुद्दा बना है, केंद्र वोट लेने वाला मुद्दा बन गया। लेकिन ये जो चीज़ है, टोरा, महुआ, इमली, साल बीज, ये पूरा व्यापार पूरी तरह से मार्केट पर छोड़ दिया गया, व्यापारियों के हवाले कर दिया गया। व्यापारियों के रहमो क्रम पर आदिवासी यहाँ की बस्तियां रह गए। अब क्या रेट है, क्या रेट नहीं है, वो व्यापारी तय कर रहे हैं। और बस अब फिर बस्तर के अंदर व्यापारियों के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। धारणा यह है कि ये लोग शोषक हैं। वनोपज, पहले तो पूरा धंधा वनोपज पर आधारित था ना, ठीक है, बस्तर के अंदर। तो ये शोषक के रूप में थे वनोपज के मामले में, और आज उन्हीं पर पूरी तरह वो कर दिया गया कि आप आदिवासियों के इन मामलों में आप खिदमत करने वाले हो। ठीक बात। तो ये कैसे संभव है? एक ये है, और दूसरा ये 2000 के पहले तक का ये सारे वनोपज के मामले में एक अपेक्स कमेटी होती थी। हर सप्ताह अपेक्स कमेटी की बैठक होती थी, रेट निर्धारित होता था। उस रेट पर साप्ताहिक बाजारों में व्यापारी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, उसकी निगरानी के लिए पटवारी, आरआई, कुछ पुलिस वाले भी लगे रहते थे। भले उसमें कारगर नहीं होता था, पर लेकिन ये सिस्टम दिखता, सिंबॉलिक रूप से तो था। अब वो सब चीज खत्म हो गया, अब तो पूरा व्यापारियों के हवाले कर दिया गया। अभी तो तुम लोग अब आदिवासियों का कल्याण करो। मैं भी वो लोहे की पहाड़ी के पीछे गया जी। जब भी उस लोहे की पहाड़ी के पीछे जाता हूँ और रात रुकता हूँ, तो मुझे ऊपर जो चमचमाती लाइटें दिखती हैं जो आकाश नगर में और बचेली की, तो हमेशा उसको देख के सोचता हूँ कि इस पहाड़ ने यहाँ पे 2 धरती बांट दी है। इसकी उस तरफ चकाचौंध वाली दुनिया और इधर घुप अंधेरा है, आदिवासियों के जीवन में भी भविष्य में। वहाँ एक लड़के से मैं बात कर रहा था, तो उसने बहुत चालाकी से बताया। मैंने पूछा कि कहाँ ले जाते हो वनोपज, तो बताया कि एक तो वो 3 बजे सुबह उठते हैं, पीड़िया के गाँव वाले, गमपुर के गाँव वाले 3 बजे सुबह से पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं और 8-9 बजे आकाश नगर पहुँचते हैं। फिर वहाँ से बस पकड़ के बचेली जाते हैं बाजार, साप्ताहिक बाजार। तो पता है कि जो भी सामान है उसके हिसाब से वनोपज लेके जाते हैं। तो खरीदता कौन है? सरकार। बोले हाँ सरकार खरीदती है। तो मतलब सरकार लगाती? नहीं, वो जो व्यापारी हैं वही सरकार है ना, तो उनके लिए तो वही सरकार है जो व्यापारी। तो रेट तो नहीं सर, हम उनका रेट में नहीं देते, हम 4 व्यापारी के पास जाते हैं,
पूछते हैं रेट। उसको लगा उसने बहुत बड़ी चालाकी कर ली कि इस व्यापारी से छोड़ के उस व्यापारी से छोड़ के तीसरे व्यापारी के पास जाए, लेकिन उसको आज तक नहीं पता कि सरकार इसका क्या रेट दे रही है। उन व्यापारियों के बीच में ही वो रेट घूमता रहता है और उसके बीच, और फिर भी उसको लगता है कि वो चालाकी से एक व्यापारी से छुड़ा कर दूसरे को अपना महुआ बेचा है 1 रुपये ज़्यादा। उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल कीमत क्या है। ये बस्तर के लोगों की अज्ञानता और भोलेपन का ये निशानी है, और अभी तक वो लोगों को ये भी नहीं मालूम कि सरकार नाम की क्या चीज़ होता है। और उनको लगता था पहले कि जो लोग फुल पैंट पहनते हैं, हिंदी बात करते हैं, यही सरकार के लोग, यही सरकार के लोग, यही सरकार है। और सच ये भोलेपन का ही बहुत सारे लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा लिया, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी। जी, आप 2 बार विधायक रहे, उसके बाद आप जीत नहीं पाए, लेकिन आप हमेशा लड़ते रहे और चुनाव भी लड़ते रहे, वैसे भी आपने आवाज़ उठाया। क्या लगा कि आप जितनी बार आवाज़ उठा पाए, अपने आप को कितना सेटिस्फाइड मानते हैं कि आपने आवाज़ तो उठाया, कभी अंजाम तक पहुंचा पाए? देखिए, ये वनोपज से अलग होकर के अगर हम देखेंगे तो बस्तर में हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और ये लड़ाई जब मैं एमएलए था तब बस्तर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की। हमने सोचा कि नहीं, बस्तर को एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, स्वशासन मिलना चाहिए, ताकि खुद बस्तर के लोग शासन व्यवस्था के एक अंग हो जाएं, वो लोग चलाने में उनकी भागीदारी हो सीधे सीधे, और ये जो वनोपज है इनके रेट खुद निर्धारित करें, और उस आधार पर ये लोगों को कुछ फ़ायदा मिले, ऐसा व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोगों ने लड़ा। हालांकि वो सीधे तौर पर नहीं मिला, पर पेशा कानून मिला, और पेशा कानून पर हम लोगों ने उम्मीद लगाया था कि इससे कुछ भला होगा, पर भला क्या, सरकारें उसके खिलाफ हो गई। हाँ। तो ये हकीकत है। उसके बाद जहाँ तक 2000 के बाद फिर सलवा जुड़ूम हुआ, और उसी दरमियान फिर टाटा आई, सर आया, फिर बाद में अदानी आया। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जो बस्तर की जनता, बस्तर के लोग उसके गवाह हैं। और इस जितनी बातें कह रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहा हूँ, वो सब लड़ाई हम लोगों ने जीता। ठीक है, और ये एक हकीकत है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद मनीष भाई, आपने आपके घर पे पड़े छापे पर बातचीत की, आपने तेंदुपत्ता पे जो खेल होता है उसको बताया। हालांकि बहुत सारे दर्शक अभी भी शायद नहीं समझ पाए हूँ, तो उनके कमेंट आएंगे तो मैं आपसे फिर से बातचीत करूँगा इस पर। मनीष कुंजाम जी हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं बस्तर में सीपीआई से। इनके घर पे इन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता के खिलाफ इन्होंने शिकायत की, भ्रष्टाचार को लेकर इनके घर पे छापा पड़ गया। 2 बार विधायक थे तो काफ़ी संपत्ति इकट्ठा कर लिया था इन्होंने, तो इनके घर से कूलर, एसी, फ्रिज और ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं, जो इन्होंने अवैध तरीके से घर में एकत्रित किया था। क्या बरामद नहीं, बल्कि ये मिला। हाँ। और इसको शो किया गया, पुलिस ने तो इसको बरामद ही किया। हाँ। तो भाई उन्होंने लिखा है इसको, लिखा। हाँ। और इनके पास 2 गाड़ियां भी हैं, बताइए, लोन पे भले हैं लेकिन 2 गाड़ियां आपने बना रखी हैं। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, और तो इन सारी चीज़ों को, हालांकि मैं केवल एक तंज कस रहा हूँ, तो सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन घर पे छापा पड़ा ये महत्वपूर्ण था। और उसके बाद तेंदुपत्ता, जो कि हरा सोना है, आदिवासियों का जीवन बदल देता है, ऐसा हर नेता बोलता है जो मंच पे खड़ा हो जाता है हर बार, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। और किस्मत कितना ही बदलती है ये ज़मीन पे जाने वाला आदमी जानता है। मैं जाता हूँ, मुझे पता है, मनीष कुंजाम जी ज़मीन पे ही रहते हैं, इनको भी पता है। इसलिए मुझे लगा एक लंबी बातचीत में सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको भी थोड़े से, अगर आप चौंके होंगे इस जानकारी को सुनकर कि तेंदुपत्ता सुनने में क्या और दिखने में क्या है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी लोगों को बताइएगा कि देखें इस वीडियो को, बातचीत को। बस्तर टॉकीज लगता है कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।